COPD is one of the biggest lung problems, not just globally but in India. सीओपीडी होता क्या? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक का मतलब होता है वो चीज़ है जो बहुत लंबे से चल रही है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है चीज़ों में रुकावट आना। पल्मोनरी डिजीज यानी फेफड़े की बीमारी, तो एक ऐसी बीमारी जो लंबी चल रही है जिससे फेफड़े में रुकावट आती है। हिंदी में इसको हम काला दमा बोलते हैं। लोग इसको नॉर्मल मान लेते हैं, जी हम तो स्मोक करते हैं इसलिए हमें खांसी हो जाती है, और अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब तो सांस फूलनी है, तो लोग इसको ना नॉर्मल मानना शुरू कर देते हैं। क्या कॉमनली लोगों को पता लगे कि अब मुझे शायद सीओपीडी हो सकता है तो मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? लंग डिजीजेस के लक्षण तब आते हैं जब लंग बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। खांसी, सांस का फूलना, थकावट रहना, शरीर में कमजोरी आना, और प्रॉब्लम ये है कि ये बड़े नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स हैं, तो पेशेंट्स अक्सर इनको मिस कर जाते हैं। क्या क्या पर्सनलाइज्ड प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा संतुष्ट हो सकते हैं कि हम बच भी सकते हैं? देखिए, लंग डिजीज में हम हमेशा कोशिश करते हैं ट्रीटमेंट देने की इनहेलर के थ्रू। अगर आपको कोई स्किन की बीमारी है, आप स्किन के ऊपर क्रीम लगाते हैं। आपको कोई आँख की बीमारी है, आप आँख में ड्रॉप्स डालते हैं। इनहेलर्स जो होते हैं सीओपीडी में सबसे बढ़िया दवा होती है लंग्स तक दवाई को पहुंचाने की। आज के ज़माने में जो इनहेलर्स आते हैं, जो मॉडर्न डे इनहेलर्स हैं, इसके अंदर जो दवा होती है ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। Welcome back to the Expert Dose. I am Dr. Rajiv, Vice President at Tata 1mg. आज हम एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो चुपके से धीरे धीरे हमारे को सांस लेने में दिक्कत करता है। हमें लगता है कि एक स्मोकर्स प्रॉब्लम है या एज के साथ हमारे को थकान ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये खाली इतनी छोटी सी प्रॉब्लम नहीं है। ये बीमारी है सीओपीडी। सीओपीडी का मतलब है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि सांस के आदान प्रदान में लंग्स में थोड़ी सी दिक्कत प्रोड्यूस करती है, और इससे लंग्स ही नहीं हमारे हार्ट पे भी काफ़ी असर पड़ता है। स्पेशली एयर पोल्यूशन बढ़ने के टाइम पे, जो कि नॉर्थ इंडिया में आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, अक्टूबर से लेके ऑलमोस्ट फरवरी तक, उस टाइम पे इसके काफ़ी एक्सासर्बेशंस या बाउट्स बढ़ जाते हैं। ये खाली और खाली लंग्स तक सीमित नहीं होता, ये हार्ट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम का कारण बन चुका है। ये डिस्कस करने के लिए आज है हमारे साथ डॉक्टर अर्जुन खन्ना। ही इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर होल्डिंग मोर देन 20 years of experience. He practices as head of pulmonology in Amrita Hospital and Medical College, Faridabad. He specializes specifically in asthma and COPD cases. Dr. Arjun, welcome to the show. Hi Rajiv, thanks for having me here. Pleasure. Doctor, how big is this problem? जैसे आप अपने क्लिनिक में कितने ज़्यादा पेशेंट्स इसके देखने लगे हैं, और कितना ज़्यादा बुरा असर सीओपीडी का आपकी क्लिनिक पे दिख रहा है, जो कि एक्चुअली काफ़ी जनसंख्या को असर कर रहा है? श्योर राजीव, हम लोग जो देखते हैं क्लिनिक्स में, दैट इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। एक बड़े शहर में एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में बैठ के आपको बहुत रेफर्ड पेशेंट्स आते हैं, बहुत पेशेंट्स जो एडवांस डिजीज़ के होते हैं वो हमारे पास आते हैं। अगर हम चीज़ की तह तक जाएं, इफ़ यू लुक एट द बिगर पिक्चर, COPD इज़ परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट लंग प्रॉब्लम्स, नॉट जस्ट ग्लोबली बट इन इंडिया। इंडिया में इसके ना बहुत सारे यूनिक रिस्क फैक्टर्स हैं। ग्लोबली ये सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, और अंग्रेज़ों से जब हम COPD की बात करते हैं ना, वो लोग इसको एक मायोपिक विजन से देखते हैं कि COPD का मतलब है सिगरेट पीना, सिगरेट से होने वाली बीमारी। इंडिया में जब हम COPD की बात करते हैं, हमारे मैक्सिमम पेशेंट्स जो COPD के साथ आते हैं ये नॉन स्मोकिंग पेशेंट्स आते हैं, और लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसी क्या चीज़ है जो उनके लंग्स को वीक कर गई। सो इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। हमारे पास कोई इंडियन डेटा नहीं है कि हम बता पाएँ कि एग्जैक्टली कितने लोग इससे ग्रसित हैं, बट रफ एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि अडल्ट पॉपुलेशन जो है पुरुषों की, अगर सही तरीके से COPD को हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो हो सकता है इंडिया की 20% अडल्ट पॉपुलेशन को इस तरीके की लंग से प्रॉब्लम्स हों, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और अगर हम डेटा देखें कि कितने लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स से जिनकी मृत्यु होती है, हम मॉर्टैलिटी की बात करें, हम मॉर्बिडिटी डेटा की बात करें, लंग डिजीज़ इंडिया में, चाहे वो COPD हो या कोई भी और लंग डिजीज़ हो, अगर आप ग्लोबली देखोगे तो चाहे इंडिया में वो डिजीज़ ज़्यादा ना हो, इंडिया में उससे ज़्यादा मृत्यु बहुत होती है। इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ जो भी डिजीज़ है ना, वो सही से कंट्रोल नहीं होता। यानी कि अगर 10 COPD मृत्यु हो रही है पूरी दुनिया में, तो हो सकता है उसमें से 6 या 7 इंडिया में या लोअर इनकम कंट्रीज़ में होती हों।
सो प्रॉब्लम इज़ नॉट जस्ट द डिजीज़ दैट वी हैव, डिजीज़ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, हम शायद गिन भी ना पाएँ, हम शायद सही तरीके से अनुमान लगा भी ना पाएँ कि कितना ज़्यादा है। ज़्यादा स्केरी पार्ट ये है कि जो डिजीज़ है वो बहुत एडवांस्ड है, बहुत लेट आता है और उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और बहुत मृत्यु होती है। सीओपीडी होता क्या है? राइट। सो सीओपीडी को अगर हम टर्म को डिफाइन करने की कोशिश करें, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रॉनिक का मतलब होता है वो चीज़ जो जटिल है, जो बहुत लंबे से चल रही है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है चीज़ों में रुकावट आना। पल्मोनरी डिजीज यानी फेफड़े की बीमारी। तो एक ऐसी बीमारी जो लंबी चल रही है जिससे फेफड़े में रुकावट आती है, सिंपल भाषा में ये सीओपीडी है। हिंदी में इसको हम काला दमा बोलते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं टर्म इंट्रोड्यूस करने की, काला दमा। दमा लोग अस्थमा को समझते हैं, तो काला दमा ये है कि जो काली चीज़ या धुआं या स्मोकिंग या जिस भी काली चीज़ से हुआ वो काला दमा। ये कोई यूनिवर्सल टर्म नहीं है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग इस बीमारी को ज़्यादा जाने, तो इसका एक इंडियन नेम हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये डिजीज़ होता क्या है, कोई भी ऐसी नॉक्शियस चीज़, नॉक्शियस का मतलब है कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लंग को डैमेज करे, चाहे वो सिगरेट का धुआं है, चाहे वो पोल्यूशन का धुआं है, चाहे अंगीठी में जो लेडीज़ काम करती हैं, चूल्हे पे जो खाना बनाती हैं उस चीज़ का धुआं है, आप किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धुआं है या कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा है, आप ट्रैफिक पुलिस में काम करते हैं या आप किसी दुकान पे हैं जो सड़क के किनारे है, तो इन सब प्रोफेशंस में या इन चीज़ों से जो नॉक्शियस सब्सटेंसेस या हार्मफुल सब्सटेंसेस निकलते हैं, ये फेफड़े के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, फेफड़े के अंदर सूजन क्रिएट करते हैं। और इस सूजन से होने वाले डैमेज को, जिसमें सांस की नलियों के अंदर सूजन आती है, इसको हम सिंपल देसी भाषा में ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ये टर्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि लोग इस ब्रोंकाइटिस के पर्दे के पीछे छुप जाते हैं कि जी हमें सीओपीडी नहीं है, हमें अस्थमा नहीं है, हमें तो सिर्फ ब्रोंकाइटिस है, डॉक्टर ने बताया था ब्रोंकाइटिस है। तो ये टर्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि लोग इससे बचने की कोशिश करते हैं, इससे छुपने की कोशिश करते हैं। एक होता है ब्रोंकाइटिस, दूसरा मेडिकली एक टर्म होती है जिसको हम एम्फाइसीमा कहते हैं, जिसमें धुएं की वजह से जो सांस के जो छोटे छोटे गुब्बारे होते हैं लंग्स में, उनमें सूजन आ जाती है। तो ये क्रॉनिक डिजीज़ है और बहुत लंबे टाइम तक जब लंग किसी चीज़ से इरिटेट होता रहता है, तब सीओपीडी के लक्षण सामने आते हैं। इसकी सिम्टोमेटोलॉजी क्या है कि क्या कॉमनली लोगों को पता लगे कि अब मुझे शायद सीओपीडी हो सकता है, तो मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? श्योर राजीव, बॉडी में ना, ह्यूमन बॉडी एक बहुत ही वंडरफुल, एक बहुत ही फैंटास्टिक मशीन बनाई है भगवान ने। प्रॉब्लम क्या होती है, किसी भी डिजीज़ के, खासकर लंग डिजीज़ के लक्षण तब आते हैं जब लंग बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका होता है। बहुत साल तक ये बीमारी हल्की हल्की अंदर चलती रहती है और लोग, जैसा आपने शुरुआत में बोला, लोग इसको नॉर्मल मान लेते हैं। जी हम तो स्मोक करते हैं इसलिए हमें खांसी हो जाती है। सर्दियों में तो डॉक्टर साहब सबकी सांस फूलती है, तो हमारी भी ज़्यादा फूल जाती है। और अब तो बुढ़ापा आ गया है, अब तो उम्र 60 साल हो गई है, तो अब तो सांस फूलनी है, तो लोग इसको ना नॉर्मल मानना शुरू कर देते हैं। एंड जब तक एक्चुअल सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि इंडिया में स्क्रीनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम बीमारियों के लिए एक्टिवली नहीं खोजते हैं, तो पेशेंट्स जब तक हमारे पास आते हैं तब तक ऑलरेडी उनको एडवांस डिजीज़ होता है। सबसे कॉमन लक्षण है सांस का फूलना, और ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव होता है ये, धीरे धीरे करके। इनिशियली बहुत हैवी काम करने पे सांस फूलेगी, जब सीढ़ी चढ़ते हैं 2 सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलेगी। 1 साल के बाद पेशेंट रियलाइज़ करेंगे, अच्छा एक ही फ्लोर पे थक जाता हूँ, सांस फूलने लग जाती है। फिर आके बोलेंगे, डॉक्टर साहब पोते को जब बस स्टॉप तक छोड़ने जाते हैं उसी में सांस फूलनी शुरू हो जाती है। सो ग्रेजुअली वो सांस का फूलना रेस्ट पे भी आ जाता है कि बैठे बैठे भी सांस फूलने लग जाती है। दूसरा होता है खांसी का होना। खांसी का कोई बहुत स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है सीओपीडी में। हाँ, ज़्यादातर सुबह के समय खांसी होती है, थोड़ी सी बलगम निकलने की कोशिश करती है, और पेशेंट्स अक्सर ये बताते हैं कि बलगम ना गले में आके जम जाती है और ऐसा लगता है सांस घुट गया, जब तक ये बलगम बाहर नहीं निकलेगी ना जान निकल जाएगी नहीं तो खांसी, सांस का फूलना, थकावट रहना, शरीर में कमज़ोरी आना। और प्रॉब्लम ये है कि ये बड़े नॉन स्पेसिफिक से सिम्टम्स हैं, तो पेशेंट्स अक्सर इनको मिस कर जाते हैं। सो ये कॉमन सिम्टम्स हैं सीओपीडी के। और जहाँ तक मुझे पता है, ये काफ़ी हद तक इरिवर्सिबल भी बन जाती है। एक्सासर्बेशंस बढ़ जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाते हैं, अगर इन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर दें, डॉक्टर को ना दिखाएं और इसका इलाज टाइमली चालू ना करें। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है राजीव। ये प्रॉब्लम यही है इंडिया में, किसी भी डिजीज़ का इलाज पहले घर वाले करते हैं, फिर पड़ोसी करते हैं, फिर केमिस्ट करता है, फिर झोला छाप डॉक्टर करता है, फिर वो सीपीजीपी के पास पहुंचता है। जब बिल्कुल ही गाड़ी डीरेल हो चुकी होती है, जब सब हाथ खड़े कर जाते हैं, तब याद आती है स्पेशलिस्ट की। फिर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, फिर स्पेशलिस्ट कुछ दवा देता है, तो उसमें तो वहम बड़े होते हैं, जी इन्होंने तो इन्हेलर लगा दिया, इसकी तो जी हमें आदत पड़ जाएगी। डॉक्टर साहब तो बता रहे हैं दमा है, हमें दमा कैसे हो सकता है, हमें इतनी बड़ी बीमारी बता दी, हमें कोई दमा थोड़ी है। तो ये जो इंडिया में स्टेप वाइज प्रोग्रेशन है ना मेडिसिन का, ये हमें ले डूबता है। तो प्रॉब्लम हमारे पास आती ही तब है जब पानी सिर के ऊपर निकल चुका होता है। ग्लोबली अगर आप एक्सैसरबेशन, जो आप एक टर्म यूज़ कर रहे हो, एक्सैसरबेशन का सिंपल मतलब होता है चीज़ का बिगड़ना। यानी कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर किसी को सपोज हार्ट डिजीज़ है, किसी को दिल की बीमारी है,
उसमें हम एक्सैसरबेशन बोलेंगे हार्ट अटैक का होना। हार्ट अटैक से सबको डर लगता है, हार्ट अटैक से सबकी जान जाती है, लोग हार्ट अटैक नाम से बहुत डरते हैं। क्या कोई कार्डियोलॉजिस्ट कभी अप्रूव करेगा या पेशेंट्स खुद कभी ये मानेगी कि हमारा हार्ट डिजीज़ इस सिचुएशन तक बढ़ जाए कि हमें हार्ट अटैक हो जाए? नहीं, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि लोगों को उसके बारे में जागरूकता है, लोगों को पता है इस डिजीज़ से हमारी डेथ होती है। लंग डिजीज़ को लेके कोविड आने के बावजूद भी डिस्पाइट हैविंग द कोविड पैंडमिक, लोगों में अभी भी उतनी जागरूकता नहीं है, लोग लंग डिजीज़ से डरते नहीं हैं। मैं ये COPD, एक्सैसरबेशन और ये सब टर्म्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम इस टर्म एक्सैसरबेशन को चेंज करना चाहते हैं। हमारी पल्मोनोलॉजी जो बॉडीज़ हैं, हम चाहते हैं इसका नाम बदल के लंग अटैक कर दें। हार्ट अटैक से जैसे लोग डरते हैं, हम चाहते हैं कि लोग लंग अटैक टर्म से डरें। लंग अटैक की मॉर्टैलिटी हार्ट अटैक से ज़्यादा है। अगर आपको लंग अटैक हुआ है, ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर जाने के, अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है उसके बदले। बट लोग तब भी इसको सीरियसली नहीं लेते। सो टाइम अब ये है कि लंग डिजीज़ से लोग डरना शुरू करें। कोविड से बड़ा एग्जाम्पल इसके लिए नहीं हो सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली जो ह्यूमन मेमोरी होती है ना, वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। तब तो बहुत हाय तौबा मची थी, तब तो 1 साल तक लोग धनाधन स्क्रीनिंग के लिए आते थे, हम अपना लंग फंक्शन चेक कराएंगे, हमें बताइए हमारा लंग में कोई कोविड का दाग तो नहीं रह गया। अभी फिर गाड़ी खिसक के वापस आ गई है। सो वो भूल जाते हैं ना, हम लोग इंडियंस की हमारी मेमोरी वैसे भी थोड़ी शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी फिकल है। तो थोड़ा चीज़ों को याद करेंगे ना तो ठीक रहेगा। रात गई तो बात गई, या एग्जैक्टली। अब हम जब बात कर रहे हैं लंग डिजीज़ की, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम एयर पोल्यूशन की बात ना करें, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे कि सर्दियों के टाइम पे, बल्कि अक्टूबर से ही चालू हो जाता है, पहले पटाखे फूट रहे होते हैं, उसके बाद फिर स्टबल बर्निंग हो रही होती है, उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद फॉग आ जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और वो स्मॉग का रूप ले लेता है। और हमने देखा है इस साल तो बहुत ही ज़्यादा रहा, बट ओवर द ईयर्स वो ट्रेंड यही हो रहा है कि खांसी, दमा, लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता ही जा रहा है। इसके बारे में आप हॉस्पिटल में क्या देख रहे हैं और आप पर्सनली क्या फील करते हैं? बहुत ही सैड है यार, कितने साल हो गए। मुझे याद है जब छोटे थे, दिल्ली की सर्दी बड़ी मज़ेदार होती थी, बहुत मज़ा आता था। अभी तो दिल्ली की सर्दी और वो वाला जब सीज़न आना शुरू होता है ना, पहले से ही अंदर से धक 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 शुरू हो जाती है। लोग गए 4 महीने तो गए। एंड हाउ इज़ इट दैट वी आर यूज टू इट? हाउ कम वी आर नॉट फाइटिंग बैक? हम इसके अगेंस्ट आवाज़ क्यों नहीं उठाते? राजीव, हर साल जब ये ड्रामा शुरू होता है ना, आई गिव आउट एटलीस्ट 10 मीडिया इंटरव्यूज़, और वो द मीडिया गोज इनटू अ फ्रेंजी, आपके वो कटआउट्स आते हैं, आपके वो कोट्स कोट करते हैं, गाड़ी फिर वहीं की वहीं। चेंज क्या हुआ? इतने टाइम में चेंज तो कुछ हुआ ही नहीं। हम बहुत सारी बेबुनियाद बेकार की चीज़ों पे लड़ते रहते हैं। वी नीड टू आस्क द राइट क्वेश्चंस टू द पॉलिसी मेकर्स ऑफ द कंट्री। इट इज़ टेरेबल। मैं अक्टूबर ऑनवर्ड्स में हर अपने जो क्रॉनिक, मेरे जो पुराने मरीज़ हैं जिनको कोई भी COPD या कोई भी पुरानी बीमारियां हैं, वो जितनी बार मेरी OPD में आते हैं ना, उनको मेरा एक वो डरता हुआ डायलॉग पता होता है, अब हम आ गए हैं, अब हमको पता है हम हर हफ्ते आपके पास आते रहेंगे, ठीक तो हमने होना नहीं जब तक ये पोल्यूशन नहीं जाएगी। आपको भी पता है हमने ठीक नहीं होना, आप हमें हर बार ये बोलोगे दिल्ली छोड़ के चले क्यों नहीं जाते। एंड इट इज़ बिकम काइंड ऑफ दिस हैबिट। हर पेशेंट को देखने के बाद एक सेंटेंस ना, वो रिफ्लेक्स बन गया है। अगर आप छोड़ सकते हो दिल्ली तो छोड़ के चले जाओ। अगर आपके बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, आपको कोई मौका लगता है ना कि आप जॉब बाहर शिफ्ट कर लो, आप छोड़ के चले जाओ। रिफ्लेक्सिवली पेशेंट पूछ रहे हैं, डॉक्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप भी छोड़ के जाओ दिल्ली को। एंड मेरा बस चले तो मैं आज छोड़ के चला जाऊँ, बिकॉज वट वी आर डूइंग टू आवरसेल्व्स इज़ नॉट गुड। आई विल बैक दिस अप विद एविडेंस। वी हैव डेटा नाउ टेलिंग अस कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना पीक लंग फंक्शन अटेन ही नहीं कर पाते, जो कि भगवान ने उनको एक नेचुरल कैपेसिटी दी है, वो अटेन ही नहीं कर पाते। OTs में प्रोसीजर्स के टाइम जब लंग्स खुलते हैं पेशेंट्स के, काले रंग के फेफड़े निकलते हैं, है ना। जो पेशेंट पहाड़ों से आ रहे होते हैं ना, वो 60-60, 70-70 साल के लोगों के भी लंग्स जब OT में हम लोग देखते हैं, दे आर प्रिस्टीन, पिंक, ब्यूटिफुल। यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले इट वॉज शॉकिंग। 20 साल का लड़का था, उसकी एक थोरैसिक सर्जरी हो रही थी, तो हम लोग को सर्जरी के दौरान एक ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीजर के लिए बुलाया गया। उसका जब चेस्ट वॉल खुला, हिज लंग वॉज जेट ब्लैक एंड आई वॉज सो शॉक्ड। यार ये 20 साल का बच्चा है, इसका अगर अभी ये हाल है तो पता नहीं। और उसका तो दिख गया, हम लोगों का भी अंदर से वही हाल है। लास्ट few years this problem is only increasing, and as a pulmonologist I find it so frustrating because इंडिया में पहले जब हम लोग पढ़ाई करते तो बहुत अच्छी दवाइयाँ नहीं आती थी। अब हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट मेडिसिन हैं, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो दुनिया में कहीं और हमारे पास अवेलेबल ना हो। तब भी वहीं के वहीं हाल, हमारे पेशेंट्स ठीक ही नहीं होके देते। उनके लिए भी उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग है जितना हमारे लिए है। सो आई मैं बह जाता हूँ जब ये पोल्यूशन की बात होती है ना। आई गेट वेरी इमोशनल एंड आई डोंट नो वेयर टू स्टॉप माई सेल्फ।
and because it irritates me, it is something that I have no control over. I know it is harming my patients, but I can't control it. So I just don't know what to do about it. एंड हमने ना इसके पहले वाले जो सेक्शन में बात की थी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि आप लंग अटैक करके आप चालू करना चाहते हैं पूरी पल्मोनोलॉजी एज एन एसोसिएशन, कि ताकि लोगों को इसकी सीवियरिटी पता लगे, इंपॉर्टेंस पता लगे कि ये इतना हल्के में ना लें, लंग्स को भी इक्वली ट्रीट करें जैसे हार्ट को ट्रीट करते हैं. आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़, आई डोंट थिंक एंड वी बोथ नो कि लंग्स अकेले काम करते हैं. इट इज़ अ कार्डियो पल्मोनरी फंक्शन. पूरा एक लंग हार्ट का एक सिस्टम है जो काफ़ी यूनिशन में काम करता है, और वो जब एक अफेक्ट करता है विच इज़ यूजली लंग, तो हार्ट को भी डबल काम करना पड़ रहा है क्योंकि उस तक साफ हवा उतनी नहीं पहुंच पा रही जितनी बॉडी को. इसके बारे में थोड़ा बताएं. फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सब कुछ. सो हार्ट और लंग पड़ोसी हैं, और अगर आपके पड़ोसी के घर में हल्ला हो रहा होगा तो उसकी आवाज़ आपके घर में भी आएगी. हार्ट और लंग इनवेरिएबली लिंक्ड हैं, दोनों की कनेक्शन, दोनों का प्यार आपस में बहुत है. हार्ट के दो सेगमेंट्स होते हैं, एक लेफ्ट हार्ट होता है, एक राइट हार्ट होता है. लेफ्ट हार्ट आपके शरीर में पूरे ऑक्सीजन को पंप करता है, और राइट हार्ट जो होता है वो लंग्स से बहुत क्लोजली कनेक्टेड होता है. सो लंग्स में जो ऑक्सीजनेशन होती है ब्लड की, वो राइट हार्ट के थ्रू होती है. जब भी आपको COPD होता है, ये हार्ट को बहुत तरीक़ों से अफेक्ट कर सकता है. एक तो दोनों के रिस्क फैक्टर सेम है, स्मोकिंग, पोल्यूशन, ये दोनों आपके हार्ट और लंग्स दोनों को अफेक्ट करते हैं. तो एक तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. दूसरा, जब आपको COPD होता है, आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है. शरीर में ऑक्सीजन की कमी आपके हार्ट को वीक करती है. तीसरा, जब COPD बहुत एडवांस्ड हो जाता है, जब COPD बहुत बढ़ जाता है, तो इससे जो हार्ट का राइट हार्ट या दाहिना हिस्सा होता है हार्ट का, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग कॉर्पल्मोनल बोलते हैं. उस सिचुएशन में हार्ट और वीक हो जाता है. जब लंग्स का साइज COPD में बढ़ जाता है, COPD में प्रॉब्लम क्या होती है, हवा लंग्स के अंदर ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं निकल पाती. तो आपके लंग्स सिकुड़ने की बजाय साइज़ में बड़े हो जाते हैं. तो ये बड़े लंग्स आपके हार्ट को दबाना शुरू कर देते हैं, जिससे हार्ट का फंक्शन आपका कम हो जाता है. पहले ज़माने में हम मानते थे COPD एक फेफड़े की बीमारी है. अब हम बोलते हैं COPD इज़ ए सिस्टेमिक डिजीज. सिस्टेमिक का मतलब जो पूरे शरीर को अफेक्ट करे. COPD आपके बालों से लेकर आपके पैर के नाखून सबको इन्वॉल्व करेगी, विद द लंग एट द एपिसेंटर. उसके सेंटर में फेफड़ा है, क्योंकि फेफड़े के थ्रू जो भी नॉक्शियस सब्सटेंस आपके अंदर गया, चाहे वो पोल्यूशन थी, चाहे वो सिगरेट का धुआं था, चाहे वो कुछ भी चीज़ थी, अंगीठी का धुआं था, चूल्हे का धुआं था, वो गया तो लंग के थ्रू, लेकिन उसने अफेक्ट पूरी बॉडी को किया. एंड इसका सबसे ज़्यादा डायरेक्ट असर, जो हमारा सबसे क्लोज ऑर्गन है लंग का, वो हार्ट है. तो सबसे ज़्यादा असर इसका हार्ट के ऊपर पड़ता है. एंड अगर हम मॉर्टैलिटी की बात करें, COPD के पेशेंट्स की डेथ क्यों होती है? COPD के पेशेंट्स की डेथ, राजीव, रेस्पिरेटरी फेलियर से नहीं होती, कार्डियक फेलियर से होती है. अगर आप ग्लोबली डेटा उठा के देखिए कि COPD के पेशेंट अगर अस्पताल में आए और उनकी मृत्यु हुई, आप पाएंगे 90% लोगों की मृत्यु कार्डियक डिजीज से हुई. सो COPD सिर्फ लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, हार्ट को और बॉडी के सब ऑर्गन्स को बहुत गंदे तरीके से अफेक्ट करता है. मेरी टीम से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि हम इतना पोल्यूशन इनहेल करते हैं, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, और हर जगह बढ़ गया है पूरे हिंदुस्तान में, तो अगर 1-2 सिगरेट भी कर ली तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? बहुत वैलिड क्वेश्चन है. सो सिगरेट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? सिगरेट इज़ अ वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स. सिगरेट सिर्फ एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है. एक सिगरेट के अंदर हज़ारों केमिकल्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे कार्सिनोजेंस भी हैं, कैंसर कॉजिंग केमिकल्स भी हैं, और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो सिर्फ COPD नहीं, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करते हैं. सो जो एक एयर पोल्यूशन से आपको जो इफेक्ट पड़ रहा है, दैट इज़ काइंड ऑफ डाइल्यूटेड. बहुत सारी हवा में ऐसे एलिमेंट्स हैं, या आप कुछ ऐसे एरिया में चले गए जिससे आप बच सकते हो, या आपने मास्क लगा लिया. जब आप स्मोक करते हो, आप एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन को अपने अंदर खींच रहे हो. तो ये बोलना कि गंदा पानी सब जगह मिल रहा है, थोड़ा सा और गंदा पी लेते हैं, आप ऐसा नहीं करोगे ना. आप दिन में 3 या 4 लीटर अगर पानी पीते हो, आप हर बार कोशिश करोगे कि साफ़ से साफ़ पानी पिए, उबला हुआ पानी पिए, RO का पानी पिए. ऐसा तो नहीं होगा ना बीच में एक गिलास गंदा पानी पी के देख लोगे क्या हो गया, बाकी तो सारा पानी साफ़ पी रहे हैं, एक गंदा पानी का गिलास पी के देख ले, पेट तो यार तब भी ख़राब होगा. सो सिगरेट इज़ वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड. इट इज़ अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट्स. सो इवन अ सिंगल सिगरेट इज़ हार्मफुल. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड आई थिंक एवरीवन, ऑल दोज ऑडियंसेस हु लिसन टू दिस टिल नाउ, जो अभी भी सुन रहे हैं, इस बात का बहुत ध्यान दें. खाली आपके लंग्स जो ख़राब हो रहे हैं, चाहे वो पोल्यूशन से हो रहे हैं, जो आप या स्मोकर्स डिजीज़ समझ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपकी सांस फूल रही है तो खाली लंग की प्रॉब्लम है, उसको हल्के में ना लें. ये खाली लंग को ही नहीं, आपके हार्ट को भी इक्वली अफेक्ट कर रहा है, ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है हार्ट से ज़्यादा लंग को. एंड दिस में एक्चुअली रिजल्ट इन फेटल सिचुएशंस. कई बार आपका हार्ट अटैक लंग की वजह से पहले आ सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आपको सांस पहले कम हो और आपके हार्ट का अटैक बाद में है.
अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि फ्रॉम ट्रीटमेंट्स अवेलेबल पॉइंट ऑफ व्यू, अभी तो काफ़ी हमने गोरी बातें कर ली, बट आजकल क्या क्या पर्सनलाइज प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिसकी वजह से हम थोड़ा सा, जैसे आपने बोला कि हमारे पास सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, थोड़ा सा संतुष्ट हो सकते हैं कि हम बच भी सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रीटेबल डिजीज़। अगर सही तरीके से इसको ट्रीट किया जाए, सही समय पे ट्रीट किया जाए, तो इससे ज़्यादा ट्रीटेबल और इससे ज़्यादा रिवॉर्डिंग डिजीज़ कुछ नहीं हो सकता। अनफॉर्चुनेटली हर डिजीज़ में इंडिया में क्या होता है ना, बहुत सारे मिथ्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। देखिए, लंग डिजीज़ में हम हमेशा कोशिश करते हैं ट्रीटमेंट देने की इन्हेलर के थ्रू। अगर आपको कोई स्किन की बीमारी है, आप स्किन के ऊपर क्रीम लगाते हैं। आपको कोई आँख की बीमारी है, आप आँख में ड्रॉप्स डालते हैं। सिमिलरली अगर आपको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इन्हेलर्स जो होते हैं सीओपीडी में सबसे बढ़िया दवा होती है लंग्स तक दवाई को पहुंचाने की। पुराने ज़माने में क्या होता था, जो इन्हेलर्स होते थे उनके अंदर सिर्फ रिलीवर मेडिसिन होती थी। रिलीवर्स का मतलब होता है जो आपकी सांस की तकलीफ को 1 घंटे 2 घंटे के लिए आराम दे देंगे, लेकिन बीमारी को जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे। तो उस ज़माने में जो रिलीवर्स होते थे, लोगों को दिन में हर 2 घंटे में 3 घंटे में वो पंप मारना पड़ता था, जिससे लोगों को आराम मिलता था। तो कि लोगों के मन में ये धारणा बैठ गई कि इसकी आदत लग जाती है, कि अगर इसको नहीं लोगे ना तो इसकी आदत पड़ जाएगी। आज के ज़माने में जो इन्हेलर्स आते हैं, जो मॉडर्न डे इन्हेलर्स हैं, इसके अंदर जो दवा होती है ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। सो सीओपीडी का सबसे बढ़िया इलाज है इन्हेलर्स। और इन्हेलर्स भी सीओपीडी के अलग किस्म के आते हैं, जिनके अंदर अलग किस्म की दवाइयाँ होती हैं। ग्लोबली जो भी दवाइयाँ बेस्ट मेडिसिन अवेलेबल हैं वो सब इंडिया में अवेलेबल हैं। बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट सॉल्ट्स, सब कुछ इंडिया में अवेलेबल है। प्रॉब्लम इज़ एक्सेप्टेंस, राजीव, बहुत गड़बड़ है। लोग यू नो अगर आप इंडिया में हमारी एक आदत होती है, हम हर किसी से अपनी बीमारी के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड इंडिया में अनफॉर्चुनेटली मेडिकल ज्ञान आपको बहुत मिल जाएगा। किसी को कुछ पता हो ना हो, वो आपको ज्ञान ज़रूर दे देगा आपकी बीमारी के बारे में। सो आप इन्हेलर देंगे पेशेंट को, आप समझा के भेजेंगे, ट्रेन करेंगे, और पेशेंट को फ़ायदा भी होगा उससे। पेशेंट को खुद भी लगेगा यार इससे ठीक तो लग रहा है। लेकिन मन में ना एक वो रह जाएगी, किसी से बात कर लेता हूँ, या कोई ना कोई पड़ोसी, कोई मौसी, भूआ आके बता देगी, अरे ये क्या बच्चे को इन्हेलर दे दिया, बाबूजी को पंप लगा दिया, इसकी तो आदत पड़ जाएगी, इसके बिना कैसे काम चलेगा। फिर बाबूजी का इन्हेलर वहीं छूट जाता है। फिर बाबूजी 2-3 महीने, हफ्ते रहते हैं, खांसते रहते हैं, फिर उनको लंग अटैक हो जाता है, फिर वो अस्पताल आके भर्ती कर जाते हैं। फिर वहीं गाड़ी शुरू हो जाती है कि बाबूजी आपने पंप क्यों छोड़ा। तो मुन्ने की बुआ बोल गई थी कि इसकी आदत पड़ जाती है। फिर 2-3 महीने गाड़ी पटरी पे चलती है, फिर मुन्ने की बुआ घर आ जाती हैं, और फिर एक्सैसरबेशन हो जाता है। सो सीओपीडी इज़ अ वेरी वेरी ट्रीटेबल डिजीज़। सीओपीडी का कुछ ट्रीटमेंट इन्हेलर्स से होता है, कुछ ट्रीटमेंट एक्सरसाइज से होता है, पल्मोनरी रिहैब से होता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हम लोग पेशेंट्स को ओपीडी में गाइड करते हैं, जो कि वो करें, जो कि बहुत पेशेंट्स को बहुत रिलीफ देंगी। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसका डाइट। सीओपीडी में हमें प्रोटीन रिच डाइट देनी होती है। बहुत कॉमन मिथ है कि लंग डिजीज़ में लोग दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स सब छोड़ के बैठ जाते हैं कि इससे बलगम बनता है। सीओपीडी में प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि लंग्स का साइज़ बड़ा हो जाता है, वो पेट को कंप्रेस कर देता है, तो लोग ज़्यादा खाना नहीं खा पाते। और प्रोटीन रिच चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे दाल है, या चने हैं, या नॉन वेजिटेरियन खाना, या अंडा है, क्या होता है थोड़ी सी मात्रा में ही इन पेशेंट्स का पेट बहुत जल्दी भर जाता है, तो ये थोड़ा सा खा के ना ब्लोट हो जाते हैं। सो इन पेशेंट्स को लगता है कि प्रोटीन रिच चीज़ खाएंगे तो हम बहुत जल्दी ब्लोट हो जाएंगे, वो ये छोड़ देते हैं। दूध, दही, ये सब इनका वहम में और मिथ्स में छूट जाता है। सो इंडियन सीओपीडी में सार्कोपीनिया या मसल वीकनेस एक बहुत बड़ा रीज़न है जो पेशेंट्स ठीक नहीं हो पाते। तो बहुत सारे सोशो कल्चरल एलिमेंट्स हैं सीओपीडी के ट्रीटमेंट में। बीमारी से ज़्यादा हम सोशल एलिमेंट्स और मिथ्स को ट्रीट करते रह जाते हैं। लेकिन मेरा मैसेज यही है कि अगर सही टाइम पे अगर आप इसको ट्रीट कर लें, और अगर आपके डॉक्टर ने आपको एक इन्हेलर दिया है, सो एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप अपने इन्हेलर को लेके मुझसे सवाल करें, रादर दैन किसी ऐसे आदमी से पूछें या किसी रिश्तेदार से पूछें जिसको उसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो आपको मिसगाइड करेगा। सो प्लीज़ इन्हेलर्स को लेके डरिए मत, ये बहुत सेफ मेडिसिन है और ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देती है। और साथ में मैं एक पॉइंट और ऐड करूँगा कि जो सबके मन में धारणा होती है तो बहुत ही ईजी टू यूज़ है, फटाफट, पर वो आधे लोग या ज़्यादा लोग उसको अच्छे से ले ही नहीं रहे होते। 100%, सिर्फ 50% नहीं, 100% लोग उसको सही से नहीं ले रहे होते। इसको लेने के लिए हम लोग हर बार ट्रेन करते हैं किस तरीके से पंप को लेना होता है। पंप्स भी बहुत किस्म के आते हैं, अभी तो बहुत यूज़र फ्रेंडली पंप्स आ गए हैं। कुछ ऐसे पंप्स भी आ गए हैं कि आप गंदे से तरीके से भी ले लोगे तो वो लंग्स तक दवाई को पहुंचा देंगे। सो थिंग्स आर बिकमिंग बेटर। वी हैव द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स विद अस इन आवर कंट्री। बस ले लें सही से, ठीक है, कहना मान लें। बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि स्पेशली जो सारे रिलेटिव्स आते हैं या पड़ोसी जो अपना ज्ञान देते हैं, तो उसमें हमेशा मेरे बहुत अच्छे एक मेंटोर हैं, वो हमेशा बोलते हैं दवा से नहीं बीमारी से डरें।
दवा तो चाहिए, वरना तो आप बिल्कुल ही ढह जाएंगे। बिल्कुल। तो आखिरी में अगर हमें सम अप करना हो कि हमारे को कुछ कुछ चीज़ों की अगर चेकलिस्ट बनानी है जो हमें ख्याल रखना है, तो मैं कुछ बोलता हूँ और फिर आप ऐड कीजिएगा कि डॉक्टर को टाइमली देखें जब भी आपको सिम्टम्स की लगे ज़रूरत कि आपको खांसी ज़्यादा आ रही है, कॉफ़ ज़्यादा हो रहा है, मौसम ऐसा हो गया है जो कि कंड्यूसिव है ऐसे सीओपीडी टाइप कोई सिम्टम प्रोड्यूस करने का, तो उसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें। दूसरा, आपने जैसे बोला कि प्रोटीन रिच डाइट का ख्याल रखें। तीसरा, आपने ही बोला पल्मोनरी रिहैब पे ज़रूर ध्यान दें। चौथा, आई थिंक मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट अगर आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आई एम श्योर ये भी आपका एक लास्ट का सेंटेंस होता होगा कि एटलीस्ट मास्क ही पहन लें, घर पे एयर प्यूरीफायर लगा लें, ये भी कर लें। और कोई पॉइंट्स? बहुत सारी चीज़ें हैं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। कोविड वैक्सीन के बाद एक्चुअली और वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ गई। कोविड वैक्सीन के साथ हुआ ये कि बहुत सारे नेगेटिव, इट बिकेम अ बिग ह्यूज टॉकिंग पॉइंट ग्लोबली। सीओपीडी के पेशेंट्स को हम लोग फ्लू और निमोनिया की वैक्सीन लगाते हैं। ये बहुत पुरानी वैक्सीन्स हैं, ये टाइम टेस्टेड वैक्सीन्स हैं, इनके लगभग ना के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एंड अगर ये 2 वैक्सीन्स पेशेंट्स लगा लें तो बहुत बढ़िया रहता है। ये आपको बहुत सारे एक्सेसरबेशन से या लंग अटैक्स से बचा देती हैं। सो वैक्सीन ज़रूर लगाएं। और डाइट और ये सब बातें तो हम कर ही चुके हैं। स्मोकिंग सेसेशन, या जिस वजह से आपको तकलीफ़ हुई उसको अगर आप अपने इन्वायरमेंट से हटा पाएँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती का जलाना, धूप का जलाना, मॉस्किटो कॉइल्स होते हैं। पुराने ज़माने में जब हम लोग छोटे थे वो आते थे कि हम घर के अंदर उनको अच्छा। जलाते थे। या सो देयर इज़ इंडियन डेटा जो कि हमें बताता है कि एक एक वो मॉस्किटो कॉइल जो है 2 पैकेट सिगरेट के बराबर धुआं आपको देता है। इंडियन डेटा हमें ये बताता है कि उन लेडीज़ ने जिन्होंने 1 साल चूल्हे या अंगीठी पे खाना बनाया है, वो 10 साल की सिगरेट या बीड़ी पीने के बराबर है। सो सोर्स कंट्रोल इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि नहीं हो पाता। स्मोकिंग सेसेशन के लिए हम लोगों को सिगरेट छोड़ने के लिए बोलते हैं, वी अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट है, ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो एक तो हो गया सिगरेट का छोड़ना, लेकिन राजीव जैसे मैंने आपको बताया इंडिया में मेजर सीओपीडी नॉन स्मोकिंग सीओपीडी है। तो वो तो हम छुड़वा सकते हैं, उसमें हम क्यों नहीं। मैं फरीदाबाद से आता हूँ, हरियाणा में हमारे यहाँ जो बहुत सारी रूरल बेल्ट आती है, हमारी ओपीडी में 50-60% सीओपीडी के पेशेंट्स जो हैं वो महिलाएं हैं। और वो खांसती रहेंगी, उनका दम फूलता रहेगा, लेकिन वो मानेंगी नहीं कि वो चूल्हे पे खाना ना बनाए। घर में गैस है लेकिन वो चूल्हे पे खाना बनाएंगी क्योंकि उनको उस रोटी में स्वाद नहीं आता। सो बहुत टिपिकल इंडियन प्रॉब्लम्स हैं, और जिसमें से एक सोर्स कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। सोर्स कंट्रोल नहीं होगा ना तो सीओपीडी जाएगा नहीं। सो वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर, दिस वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। अगला सेक्शन हमारा जो है वो मिथ्स का सेक्शन है। मैं आपको कुछ कुछ मिथ्स पढ़ के बताऊंगा और आपको बताना है कि वो सही है गलत है, डिबंक भी करना है अगर वो गलत है, और छोटा सा आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। सीओपीडी सिर्फ हैवी स्मोकर्स को अफेक्ट करता है? बिल्कुल नहीं। इंडिया में मैक्सिमम सीओपीडी के पेशेंट नॉन स्मोकर हैं। किसी भी चीज़ से जिसका लंग डैमेज होता है, किसी भी प्रकार का धुआं, पोल्यूशन से आए, सिगरेट से आए, चूल्हे से आए, वो सीओपीडी करेगा। अब डैमेज हो चुका है, स्मोकिंग छोड़ने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसी स्मोकिंग तो छोड़नी ही पड़ेगी। अगर कोई हिस्सा तेज़ाब से जल जाए, गर्म पानी से चल जाए, तो क्या आप उसको बार बार गर्म पानी में डालोगे कि और जलता रहे? बिल्कुल भी नहीं। जो बचा हुआ हिस्सा है लंग का, उसको तो बचा सकते हैं। और अगर आपको सीओपीडी हो भी गया है और अगर आप उस टाइम पे भी स्मोकिंग छोड़ देंगे, तो देखा गया है कि लंग फंक्शन चाहे नॉर्मल ना हो जाए, नियर नॉर्मल तो हो ही सकता है। हम जितना उसको खींच के नॉर्मल के पास लेकर आ सकते हैं वो हमारी जिम्मेदारी रही। आप सिगरेट छोड़ के तो देखो। इनहेलर्स एडिक्टिव होते हैं, उनसे आदत पड़ जाएगी? गलत, बहुत बड़ा मिथ है। और रेस्पिरेटरी मेडिसिन की ये वो टेंडन एक्लिस है हमारी। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोना ही है ये, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ही है ये, जो सुबह से शाम तक मेरा रोज़ का ना 500 ml खून कम हो जाता है इससे। और अगर मैं एक मैसेज इस पूरी मीटिंग से, या जितने भी लोग इसको देख रहे हो, एक मैसेज राजीव जो मैं देना चाहूँगा वो है कि इनहेलर्स बिल्कुल सेफ़ हैं। इनहेलर्स की कोई आदत नहीं पड़ती। आपको अगर डायबिटीज़ है, आप डायबिटीज़ की दवा ले रहे हो, आपको डायबिटीज़ की दवा की आदत थोड़ी है, आपको बीमारी है। मैं चश्मा लगाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं ठीक दिखता, तो ये मेरी आदत थोड़ी है, ये मेरी ज़रूरत है। ज़रूरत और आदत में बहुत फ़र्क होता है। ये गलत है, नहीं, इसकी कोई आदत नहीं पड़ती। सीओपीडी में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, सांस और फूल जाएगी? उल्टा, सीओपीडी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरल इलाज है एक्सरसाइज करना। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हम आपको दुनिया जहान की दवाइयाँ दे दें, आपका सांस का फूलना कम नहीं होगा। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक बार ऑक्सीजन शुरू हो जाए तो लाइफ लॉन्ग लगती रहती है? गलत, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। सीओपीडी में ऑक्सीजन देने की बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। एक तो वो होता है जब किसी को लंग अटैक हो, पेशेंट हमारे पास भर्ती हुए सीवियर सीओपीडी के साथ, उस टाइम पे ऑक्सीजन कम है, तो कई बार हम लोग डिस्चार्ज पे हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 2-3 हफ्ते के लिए ऑक्सीजन दे देते हैं।
कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका सीओपीडी बहुत जटिल, बहुत पुराना हो चुका होता है, जिनका हम एक ब्लड गैस करके टेस्ट करते हैं। उसमें कुछ एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया है, हम उसमें PO2 उनका नापते हैं उस ब्लड गैस में। अगर वो एक लेवल के नीचे हो तो हाँ, उन लोगों को फिर हम दिन में 15 घंटे ऑक्सीजन लगाने के लिए देते हैं। बट ये बहुत माइनॉरिटी में पेशेंट्स होंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको कुछ टाइम के लिए हम लोग ऑक्सीजन देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन की आदत पड़ जाती है, ये भी गलत है। आज ठीक लग रहा है, मेडिसिन बंद कर सकते हैं? नहीं, ये गड़बड़ है, क्योंकि ये एक ऐसा डिज़ीज़ है जो प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है। अगर आप दवा बंद कर देंगे तो हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना आपको कुछ ना हो। ये डिज़ीज़ वापस मुड़ के आएगा, आपको लंग अटैक होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और आज के ज़माने की जो दवाइयाँ हैं, सीओपीडी के जो इन्हेलर्स हैं, वो इतने बढ़िया और इतने सेफ़ हैं कि 24 घंटे में आपको एक बार उनको सुबह उठ के लेना है। जस्ट एक बार, टोटल लेने में आपको 10 सेकंड लगेंगे। और जो इनके अंदर दवाइयाँ हैं, लाबा लामा, इनहेल स्टेरॉइड्स, जो हम ये दवाइयाँ यूज़ करते हैं, ये बीमारी को जड़ से अंदर से कंट्रोल करती हैं। सो प्लीज़ दवा छोड़िए मत। हॉस्पिटलाइजेशन तो नॉर्मल है सीओपीडी में? बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। क्या हार्ट डिजीज़ में हार्ट अटैक नॉर्मल है? बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। तो सीओपीडी में, लंग डिजीज़ में लंग अटैक कैसे नॉर्मल हो गया? अगर आपको सीओपीडी में लंग अटैक हो रहा है और अगर आप एडमिट हो रहे हैं उसकी वजह से, आपका लंग फंक्शन एक पायदान और नीचे चला जाएगा और कभी भी नॉर्मल लेवल तक उठ के नहीं आएगा। तो इंतज़ार ना करें कि दवाई तभी लूँगा जब हॉस्पिटलाइज हो जाऊँगा। बिल्कुल नहीं। लंग अटैक्स आर बैड, हमें नहीं चाहिए ये एक्सैसरबेशंस और एडमिशंस। नेबुलाइजर ही बेस्ट है, इनहेलर से काम नहीं चलता? बिल्कुल भी नहीं। सो नेबुलाइजर्स हम लोग अक्यूट इमरजेंसी में यूज़ करते हैं, जब हालत बहुत ख़राब हो, और हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत मिनिमल, हार्डली 2-3% पेशेंट्स, जो कि बहुत वृद्ध हैं, हाथ पैर सही से काम नहीं कर रहे, आर्थराइटिस है सीवियर, पंप नहीं ले सकते, उन लोगों को हम घर पे नेबुलाइजर देते हैं। सीओपीडी के लिए इन्हेलर से बढ़िया कोई दवा नहीं है। ठीक है। अगला सेक्शन हमारा एफएक्यूज का है। इसमें थोड़े क्वेश्चंस हैं, जिसमें इसको पढ़ने से पहले मेरे अपने 1 या 2 क्वेश्चंस हैं। पहला, जो हमने थोड़ा सा बात की थी, बट मान लीजिए जो आपने बोला कि आपको चेस्ट खोल के कुछ लंग्स बहुत काले दिखे, क्या ये जो कालक है ये जा सकती है? नहीं जा सकती। ये जो सूट है, हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम किसी स्कोप से खींच के इसको साफ़ कर दें, इनको निचोड़ के साफ़ कर दें या धो दें इनको। नहीं, ये गया अंदर तो गया, ये जम गया। बॉडी में बहुत अच्छे मैकेनिज़्म्स होते हैं जो कि इसको निष्क्रिय करके बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ इट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। नहीं, नहीं निकलेगा। Irreversible है। इरिवर्सिबल है। दूसरा क्वेश्चन मेरा है, आपने बताया कि जैसे लंग कोई कॉम्पनसेटरी बिहेवियर में बड़ा हो जाता है, स्टमक पे प्रेस करता है, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं? क्योंकि हमने अभी थोड़े हल्के वालों की बात की थी, बट जो सीरियस सिवियर केसेस में क्या क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते सर्जिकल ट्रीटमेंट सीओपीडी की इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ग्लोबली ये बहुत सक्सेसफुल नहीं रही हैं। सर्जरीज़ होती हैं जिनको हम लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी कहते हैं। इसमें ब्रोंकोस्कोपिक सर्जरीज़ भी होती हैं जिसमें हम कुछ कॉइल्स वगैरह डाल के लंग के कुछ हिस्से को बिठा देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये पेशेंट्स जो होते हैं ना, जिनको सीओपीडी इतना एडवांस हो जाए जहाँ पे लंग और हार्ट दोनों इन पेशेंट्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसमें कोई भी सर्जरी टेक्निकली चैलेंजिंग हो जाती है। तो इसलिए ग्लोबली जो लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरीज़ हैं, ये बहुत नीश सेंटर्स करते हैं, जो बहुत हाई वॉल्यूम सेंटर्स हैं इस डिज़ीज़ के लिए। और इक्का दुक्का सेंटर्स आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स जहाँ पे ग्लोबली होती है। सो सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर सीओपीडी वी आर नॉट देयर येट, मे बी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स। और आज ये हुआ क्या कि फार्माकोथेरेपी इतनी इफेक्टिव हो गई है, दवाइयाँ इतनी इफेक्टिव हो गई हैं कि ये सर्जरी ने ना एक बैक स्टेज ले लिया, एंड समहाउ ये कभी डेवलप ही नहीं हो पाया। सो सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर सीओपीडी वी आर नॉट देयर येट। ठीक है। सीओपीडी डायग्नोस कैसे होता है? बहुत सिंपल सा टेस्ट, लंग फंक्शन टेस्ट, PFT, स्पायरोमीट्री, एक मशीन में आपको फूंक मारने के लिए कहा जाता है। जैसे हम चश्मा चेक करते हैं ना, चश्मे का नंबर चेक करते हैं। बहुत सिंपल सा टेस्ट जिसमें 2 मिनट लगते हैं। आपको हम एक मशीन के आगे बिठाते हैं, मुंह में एक पाइप डालते हैं, आपको ज़ोर से सांस लेने को बोलते हैं। इससे आपके लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, कागज़ पे बन के आ जाता है। बहुत सिंपल सा टेस्ट, कोई एक्सरे, CT स्कैन, कोई ब्रोंकोस्कोपी, कुछ नहीं। PFT, स्पायरोमीट्री, 2 मिनट का टेस्ट। सीओपीडी प्रोग्नोसिस कैसे होता है? लाइफ कितनी चलेगी? अगर सही टाइम पे पकड़ में आ जाए, दवाओं को हम लेते रहें, दवाइयों के साथ एक्सरसाइज का ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें, देन आई वुड से बहुत ही ग्रेटिफाइंग डिजीज़ है ट्रीट करने के लिए। इससे आसान कुछ भी नहीं है। एक इन्हेलर, थोड़ी सी एक्सरसाइज आप करते रहेंगे तो लाइफ बहुत बढ़िया फटाफट सटासट चलती रहेगी। कैवियट्स बहुत सारे हैं। एज आई सेड, सोशियो कल्चरल डिजीज़ है, कहना नहीं मानते लोग, इसलिए फंस जाते हैं। क्या सीओपीडी जेनेटिक है या फैमिली में चलता है? सो डेफिनेटली एक जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स तो इसके अंदर होते हैं। कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनमें सीओपीडी ज़्यादा प्रोन है। जैसे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारी उम्र सिगरेट पी और दबा के सिगरेट पी, कोई तकलीफ़ नहीं हुई। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 5 या 6 साल सिगरेट पी, सिर्फ उनको सीओपीडी डेवलप हो जाता है। सो ये एक रिस्क फैक्टर डेफिनेटली होता है। एग्जैक्टली क्या जीन्स हैं ये हम नहीं बता सकते। कुछ
रेयर जेनेटिक फॉर्म्स होते हैं, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी वगैरह, थैंकफुली वो इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है। तो एक डायरेक्ट पिन पॉइंट तो हम नहीं कर पाएंगे कि हाँ कि अगर पेरेंट्स को था तो बच्चों को होगा ही होगा, बट हाँ डेफिनेटली वो नॉर्मल जनता से ज़्यादा एट रिस्क हैं, तो उनको तो बहुत ही ध्यान रखना है कि वो स्मोक ना करें और पोल्यूशन से बच के रहें। नॉर्मल लोग सीओपीडी से कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं अपना? सो अगर आप स्मोकर हैं, स्मोक मत करिए, एज सिंपल एज दैट। और स्मोकिंग सिर्फ फर्स्ट हैंड स्मोकिंग नहीं, पैसिव स्मोकिंग। बहुत सारी लेडीज़ जिन्होंने आज तक सिगरेट को देखा नहीं, उनके हस्बैंड्स रूम में स्मोक कर रहे हैं, वॉशरूम्स में स्मोक कर रहे हैं, घर में स्मोक कर रहे हैं। घर के अंदर इंडोर एयर पोल्यूशन इंडिया में एक बहुत कॉमन इशू है। इंडिया आज भी गाँव में बसता है, मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। अगर आप जाके देखेंगे घरों के अंदर किचन्स हैं जहाँ पे अभी भी आग, अंगीठी ये सब चल रही है। तो मेरी प्रैक्टिस में सबसे कॉमन जो सीओपीडी का रीज़न है वो यही है, अंगीठी और चूल्हा यूज़। बहुत सारी ऐसी डेली एक्टिविटीज़ हैं घर के अंदर धुआं करना, चाहे वो रिलीजियस पर्पसेस से हम करें, चाहे वो मच्छर भगाने के लिए करें, और लोगों को ये लगता है कि घर में वो सेफ़ है। घर में क्या होता है, घर की जो दीवारें, फ्लोर, छतें होती हैं, इनसे एक रेडॉन गैस निकलती है, और रेडॉन और जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वॉल्स और रूफ का, ये पोल्यूशन को और ट्रैप कर लेता है अपने अंदर। तो आप ये सोचें कि हम घर के अंदर सेफ़ हैं, आप घर के अंदर भी सेफ़ नहीं है ना। हम लोगों को ये बोलते हैं जी पोल्यूशन है, बाहर मत निकलो, तो लोग यही बोलते हैं हम डॉक्टर साहब हम तो घर से बाहर निकले ही नहीं, तब भी हमारी हालत ख़राब है, तब भी सांस फूल रही है। वो इसीलिए क्योंकि इंडोर एयर पोल्यूशन और ज़्यादा ख़राब है। सो जो भी रिस्क फैक्टर है इसका, उससे बचें। एंड कुछ नहीं कर सकते तो एक मास्क लगाइए, और एक N95 मास्क, और एक एयर प्योरीफायर यूज़ करने की कोशिश करें। और इंडियन लोग जो है ना, हम लोग सोशल मीडिया पे गलत एक्टिव हैं। जो हम एक दूसरे को व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में फूलदान और जो भगवान जी की फ़ोटो भेजते हैं, ज़रूर भेजें। साथ साथ ना ट्वीट करना सीखें और सरकार से सवाल पूछने सीखिए। सोशल मीडिया का सही प्रयोग ये है कि आस्क क्वेश्चंस, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। आप कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो। मैंने क्या गलत मांग लिया अगर मैंने साफ़ हवा मांग ली अपनी अथॉरिटीज़ से? आई एम नॉट हार्मिंग एनीवन। सो फूलदान गुड मॉर्निंग की बजाय एक ट्वीट कर दीजिए, रोज़ किसी अथॉरिटी से पूछ लीजिए कि भैया कब आएगी साफ़ हवा, बता दो। Thank you so much, Doctor. This was heartful, lungful, and a mindful conversation with you. एक लास्ट मैसेज अगर आप कोई हमारे ऑडियंस को देना चाहें तो? इन्हेलर्स यूज़ करिए। अगर आपको किसी डॉक्टर ने इन्हेलर के लिए बोला है, इन्हेलर बहुत सेफ़ दवा होती है। आज सुबह का एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बच्ची की अभी अभी शादी हुई थी, एंड उसके इन लॉज उस बच्ची को मेरे पास लेकर आए, और आज सुबह से मैं बहुत परेशान हूँ इसको लेके। उन्होंने मुझे ये बोला कि डॉक्टर साहब ये ना अलमारी में छुप के इन्हेलर ले रही थी, तो हमारी तो गलत लड़की से शादी करा दी जिसको इन्हेलर की आदत पड़ी हुई है। 2026 में अगर कोई ये बात आके बोले, सो इट पिंचेस, इट इज़ नॉट गुड। सो और बेकार का मिथ जिसका कोई लॉजिक नहीं। और उस बच्ची की आप हालत देखो, उसकी सांस फूल रही है लेकिन वो दवा नहीं ले सकती क्योंकि लोग उसको बोलेंगे कि उसको इन्हेलर की आदत पड़ी हुई है, एंड उसके इन लॉज हमसे शिनाख्त करने आ रहे हैं कि हमें गलत लड़की पकड़ा दी। सो ये जो एक मिथ्स है ना, और एक जो इंडियंस की हमारी आदत है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्री का ज्ञान है, जो हम ज्ञान बांटने में बहुत विश्वास रखते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं। आप एक हिंदुस्तानी से पूछो हवाई जहाज़ कैसे बनाना है, वो अभी आपको बता देगा हवाई जहाज़ कैसे बनाना है, वो आपको पूरी रेसिपी बता देगा, हाउ टू मेक एन एयरप्लेन, हाउ टू मेक एन मिसाइल। ये जो हम इतने सर्वज्ञ ज्ञानी हैं ना हिंदुस्तानी, इसको प्लीज़ अपने पास रखें, अपने ज्ञान को दूसरों को ना बांटें, नुकसान ना करें किसी का। या Thank you so much. Sure. On that note, we come to the end of this episode, and I really thank Dr. Arjun for his thoughtful comments और हमारे को इतना सारा नई बातें बताने के लिए लंग्स डिजीज़ की। और अगर मैं उनको 3 सेंटेंसेस में अगर उनको कोशिश करूं संक्षिप्त करने के लिए, जो कि मुश्किल है, तो मैं ये कहूँगा कि पहला, जैसे ही आपको कोई भी सिम्टम होए एकदम पहचानें, एकदम अपने डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा, ख्याल रखें अपने घर के अंदर, घर के बाहर, घर के अंदर एयर प्योरीफायर, घर के बाहर अपना मास्क लगा के रहें। कोशिश करें कि पोल्यूशन से आप किसी तरीके से बचते रहें। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट कि इसकी महत्वता समझें। इस लंग अटैक इज़ रियल, लंग्स नॉट फंक्शनिंग वेल हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक हैं, जानलेवा हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड मोर इन्फॉर्मेशन एंड इंसाइट्स फॉर योर हेल्थ, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को और खुशहाल और हेल्दी तरीके से जीते रहें। जुड़े रहिए हमारे इस पॉडकास्ट के अगले एपिसोड से। थैंक यू सो मच।